सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। मेरा नाम है शिवम लोटवानी, ऑल्सो नोन एज द अल्फा ऑफ अकाउंटेंसी। वेलकम बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू दिस स्पेस कॉमर्स बैच। इट इज अ कंप्लीटली फ्री बैच। आप में से जो भी बच्चों को नहीं पता, ये एक बिल्कुल फ्री बैच है यूट्यूब पर। यहां पर हम डिटेल्ड वन शॉट वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत बहुत हेल्प मिल सके। आप में से जो लोग पीडब्ल्यू को नहीं जानते, पीडब्ल्यू एक ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो आप अब तक अगर पीडब्ल्यू में एनरोल्ड नहीं है तो आप एनरोल कर सकते हैं। हमारी ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा अगले 1-2 घंटे या जितना भी टाइम लगेगा भगवान जाने, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं लिखूंगा, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी। राइट? तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वेल, अब हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस सेशन में मैं शिवम लोटवानी, आपका अपना अल्फा ऑफ अकाउंटेंसी, जो आपने मुझे नाम दिया है, आज की इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस तक आते आते बच्चों का पढ़ाई से मन ऊब चुका होता है। मतलब बच्चे जब 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उनको बहुत मजा आता है, चलो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए, है ना, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लिया, डेबिट क्रेडिट पढ़ लिया, जर्नल पढ़ लिया। जर्नल के बाद पता नहीं क्यों लेजर की प्रैक्टिस ही नहीं करते बच्चे, सीधा ही आगे भागने की कोशिश करते हैं, सीधा ही ट्रायल बैलेंस को उठाने की कोशिश करते हैं और आगे के चैप्टर्स जैसे डेप्रीसिएशन वगैरह में लग जाते हैं। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं आप लेजर की प्रैक्टिस करते? मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है क्लास 12th में जब आप आओगे तो लेजर की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास 12th में बहुत सारे लेजर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो लेजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइस। ओके, तो आज का टॉपिक मैंने पहले भी बता दिया, आज का टॉपिक रहेगा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। क्या आप तैयार हैं? चलें आगे, करें शुरुआत। चलो भाई। आज के गोल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। लक्ष्य से हमें भटकना नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तो आज का गोल क्या रहेगा? ठीक है, अब बकैती बाद में करेंगे, पहले गोल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं। आज के गोल में सबसे पहले हम सीखेंगे लेजर पोस्टिंग के बारे में। सर ये लेजर पोस्टिंग क्या होता है? बेटा बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। लेजर पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ लेजर, लेजर की बैलेंसिंग कैसे करनी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपकी किताब का एक चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसका लिंक है लेजर चैप्टर के साथ। कई बच्चे ट्रायल बैलेंस को सीधा उठाने की कोशिश करते हैं, समझ में ही नहीं आता क्योंकि लेजर नहीं पढ़ रखा आप लोगों ने। तो आज लेजर और उसका जो लिंक है ट्रायल बैलेंस के साथ वो पढ़ा दूंगा, और लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों को खत्म भी करवा दूंगा। ओके, चलें आगे। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक की कथा। आपने बहुत सारी कथाएं पढ़ी होंगी, ठीक है, आज क्लोजिंग स्टॉक की कथा मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर का नाम एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। एक तो हम कवर करेंगे लेजर और दूसरा हम कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, इन दोनों चैप्टर्स का कवरेज आज रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। आपसे मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो भी लोग मुझे बीच में छोड़ के गए उनका कोई फायदा नहीं हुआ आज तक जिंदगी में। ठीक है, तो बने रहना जरा एंड तक। ठीक है, लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़ें। ओके ओके, सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज अ लेजर, है ना, व्हाट इज अ लेजर। चलो भाई, मीनिंग ऑफ अ लेजर। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सीधा ही थोड़ी पेन उठा के शुरू कर देनी होती है चीजें, थोड़ा बहुत थ्योरी में भी आपको स्ट्रांग रहना है ना, है ना, है ना, है ना। तो लेजर का मीनिंग क्या होता है? अ लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ समराइज्ड, क्लासिफाइड एंड अ परमानेंट फॉर्म। लेजर एक ऐसी किताब है जिसमें हमारी सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहता है एक समराइज्ड फॉर्म में, व्याख्यिक रूप से, थोड़ा डिटेल्ड, एक क्लासिफाइड मैनर में, और एक परमानेंट फॉर्म में। परमानेंट मतलब लेजर्स रहते हैं परमानेंटली। ठीक है, सिर्फ उनके बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं, बाकी लेजर एक परमानेंट सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं देसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, जब आपने पहले पहले अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, है ना, ये पढ़ा था ना आपने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्लासिफाइंग भी एक चीज होती है, क्लासिफाइंग।
Accounting is an art of recording and then classifying. So what is classifying? Classifying means preparation of ledger. एक क्लास में चीजों को डालना इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, सपोज आपका नाम राहुल है और मैं आपके स्कूल में जाता हूं। अब आप अगर मेरे भाई हो, आपका नाम राहुल है और मुझे आपके स्कूल में जाकर आपसे मिलना है, तो स्कूल के गेट पे खड़ा होकर चिल्लाऊंगा राहुल, 40 राहुल आ जाएंगे। उसके लिए क्या किया गया है? अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं स्कूल के अंदर। क्लासेस में भी अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, मैथ्स, नॉन मैथ्स, साइंस वालों का, बायो और नॉन बायो या मैथमेटिक्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं, ABCDEFGH करके सेक्शंस बनाए गए होते हैं। क्लास, पुटिंग सिमिलर थिंग्स इन सम क्लास, अलग अलग चीजों को एक जगह पर रखना इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस की भी क्लासिफाइंग होती है, ठीक है? ट्रांजैक्शंस की भी क्लासिफाइंग होती है। जैसे आप अगर सपोज कक्षा 11वीं में हो, तो आपके स्कूल में अगर मैं जाता हूं तो मुझे पता है कि मुझे जिससे मिलना है राहुल से, वो क्लास 11th में है ना? तो मुझे उस भीड़ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शंस के साथ भी होता है। ट्रांजैक्शंस तुमने रिकॉर्ड कर ली 1.5 लाख, अब तुम्हें एक किसी चीज से जुड़ी हुई सारी ट्रांजैक्शंस को देखना है तुरंत, तो उसके लिए जर्नल अगर देखोगे तो जर्नल देख के तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। आप सोचो मेरी बात, आप लेजर का मतलब सीखने आए हो ना, तो लेजर का मतलब मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले ध्यान से सुनना। आपको रिकॉर्डिंग करते हुए हो गए 6 महीने, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो जर्नल के अंदर, है ना? जर्नल के अंदर लेटेस्ट सपोज आपने 2-3 हजार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी। अब आप मुझे बताओ, 2-3 हजार ट्रांजैक्शंस में कई बार आपका एक कस्टमर इन्वॉल्व हुआ होगा जिसका नाम है सपोज राहुल, राइट? क्या उस राहुल से जुड़ी हुई सारी ट्रांजैक्शंस को ढूंढने के लिए आप जर्नल के पन्ने पलटोगे? नहीं ना। तो उसी के लिए बनाया जाता है लेजर। लेजर को ही हम बोलते हैं अकाउंट। जो आपने ये शब्द पढ़ा था ना अकाउंट, तो अकाउंट इज नथिंग बट अ लेजर बेटा। अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, अकाउंट हम लेजर को बोलते हैं। अच्छा, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट वेयर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। अकाउंटिंग ऐसी समराइज्ड स्टेटमेंट है जहां पर एक चीज से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखा जाता है, ठीक है? तो एक हम बना देंगे कैश का अकाउंट, एक हम बना देंगे बैंक का अकाउंट, एक बना देंगे अपने किसी डेटर का, जो मैंने नाम लिया राहुल, उसका अकाउंट, ठीक है? एक हमारा क्रेडिटर है सपोज, उसका नाम है सक्षम, हम सक्षम का अकाउंट बना देंगे। सक्षम से जुड़ी हुई सारी ट्रांजैक्शंस को वहीं पर फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आसान हो जाएगा आपके लिए। अब अगर सक्षम से जुड़ी हुई सारी ट्रांजैक्शंस आपने जाननी है एज ऑन एनी डेट, तो आप वहां सक्षम के अकाउंट में जाकर देख सकते हो। ये फायदा है लेजर बनाने का। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, ठीक है? जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया भी था, अ लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। लेजर में भी हम ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट थोड़े समराइज्ड तरीके से और एक जगह पर, एक परमानेंट जगह पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? अच्छा जी, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे जर्नल सबसे पहली बुक थी, जब ट्रांजैक्शन पहली बार आती है हमारी जिंदगी में, तो सबसे पहले हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल इज तो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, राइट? बट जर्नल में ट्रांजैक्शन होती है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें जाना होता है लेजर में। तो इसलिए लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट एंड लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है? लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है? ओके, चलो अब आगे। अरे वाह, इतना सा पढ़ने पर ही हम क्वेश्चन करने के काबिल हो गए क्या? ये क्वेश्चन चंडीगढ़ 2018 में आया था, पढ़ो जरा ध्यान से। अब असर्शन कहता है अ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। हां, अभी तो पढ़ा था हमने ये पीछे, लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। यस, सही बोल रहा है, सही बोलता है। रीजन क्या दे रहा है इस बात का? लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बट व्हाई? बिकॉज लेजर कंटेन्स क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। अब चूंकि परमानेंट रिकॉर्ड हम लेजर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लेजर के बाद आपको कहीं पर भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है? तो मुझे लगता है असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो असर्शन है वो रीजन को सही तरह से एक्सप्लेन, जो रीजन है वो असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है? सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. चलें आगे, चलो भाई। सर फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर किस तरह से बनाया जाता है ना? जैसे जर्नल का फॉर्मेट आपने पढ़ा था ना, डेट,
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड देन क्रेडिट। ऐसे ही लेजर का भी फॉर्मेट होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। ये आपके सामने लेजर का फॉर्मेट है। सबसे पहले तो जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। जब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं तब हम जल्दबाजी में होते हैं, इसलिए हम तुरंत तुरंत जर्नल एंट्री कर देते हैं। डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ रहे हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। लेकिन इन सब चीजों के निर्धारित अकाउंट्स बनाना भी तो जरूरी है। तो वो निर्धारित अकाउंट कहां है, यहां है, ये रहा लेजर। यहां पर नेम ऑफ द अकाउंट आपको लिख देना है। सपोज आप फर्नीचर से जुड़ी हुई सारी ट्रांजेक्शंस एक जगह रिकॉर्ड करना चाहते हो, सो यू शुड प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर दैट। सो सपोज इट इज अ फर्नीचर अकाउंट। अब इसकी दो साइड्स हैं। ये सबसे पहले तो टी शेप का अकाउंट बनाया जाता है, टी शेप का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस पूरी जगह को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब फॉर्मेट पे ध्यान देना, ठीक है। आप जब कोई भी वीडियो ओपन करते हो तो आपको लगता है बस जल्दी से हमें पढ़ा दे कोई, भाई जल्दी से कोई पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। टाइम लगाना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस भी करनी होती है। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। मैं यहाँ 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बना दूं, तुम्हें मजा बड़ा आएगा, ओ छोटी सी वीडियो है, पर उसमें कुछ होगा ही नहीं वीडियो शुरू फिर खत्म। तो पढ़ाई करने के लिए तसल्ली बख्श होकर आपको आराम से बैठना है। और इस समय बेड पे लेट के तो नहीं पढ़ाई करना, तुम सीधो के बैठो, स्टडी टेबल पे बैठो, पेन पेंसिल कॉपी ये सब हाथ में लेके बैठो। लेजर का फॉर्मेट, सबसे पहले लिख देने का डेट, उसके बाद लिख देने का पर्टिकुलर्स, उसके बाद जेएफ। बेटा जेएफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जैसे लेजर फोलियो होता था ऐसे ही जर्नल फोलियो होता है। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, जब आप जर्नल में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे तो वहां लेजर फोलियो का कॉलम होता था, बिकॉज जर्नल के बाद ट्रांजेक्शन कहां जाने वाली है, लेजर में। तो आ गए हम लेजर में। अब यहां जो हम लेजर में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर, तो ऑफकोर्स वो ट्रांजेक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड तो हो चुकी है ना, वो ट्रांजेक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड हो चुकी है, पर जर्नल के किस पेज पर रिकॉर्ड हुई है, उस पेज का नंबर अपने को इधर लिखने का है। पर एज अ स्टूडेंट ये कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप अपनी स्कूल टीचर से, मैम से या सर से पूछ लेना कि जर्नल फोलियो का कॉलम बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि मैंने जैसे पहले की वीडियोस में भी बताया 11th क्लास में तो जो आपके स्कूल टीचर है ना वही है माई बाप। हाथ जोड़ के बात करनी है उनसे 11th में और 12th में भी, और हमेशा पूरी जिंदगी में, ठीक है। चलो, सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, देन अमाउंट जो भी है, और फिर ये वाली हो गई आपकी क्रेडिट साइड। पहले की वीडियोस में भी इस बारे में चर्चा हुआ है ना। तो ये पूरी हो गई डेबिट साइड, ये पूरी हो गई क्रेडिट साइड। बेटा दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ रिकॉर्डिंग। एक्चुअली जर्नल किताब को तो इसलिए लाया गया है कि भैया लेजर में लगेगा टाइम, तो तुरंत अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो पहले हम फॉर द टाइम बीइंग हम जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं कि भैया बाद में लेजर में तो ट्रांजेक्शन जाएगी ही, तो वहां से कॉपी पेस्ट होकर ट्रांजेक्शन यहां पर आ रही है, ठीक है। ये रहा जी आपका लेजर का फॉर्मेट, पता चल गया है ना। जो भी चीज इन्वॉल्व होगी उसका एक लेजर बनेगा ही बनेगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर लेजर और लेजर्स, ठीक है। चलो, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आओ जरा अच्छे बच्चों की तरह इसको पढ़ लेते हैं, है ना। और हम चीजों को ना हमेशा टुकड़ों में पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, हेनरी फेयोल मेरे दूर के चाचा लगते हैं, उनका एक प्रिंसिपल है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। शायद ये पहला ही प्रिंसिपल है, मुझे याद नहीं है। तो काम को डिवाइड करो, काम को डिवाइड करने से ही परफेक्शन आएगी, ठीक है। काम को डिवाइड कैसे करना है भैया, पहले हम इन सब ट्रांजेक्शंस की करेंगे जर्नल एंट्री, पहले हम इन सब ट्रांजेक्शंस को जर्नलाइज करेंगे, सिंपल, वो तो हमें आता है, उसमें तो हम शाणे हैं, है ना। चलो, सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड देन पोस्ट देम इनटू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। उसके बाद हमें लेजर्स बनाने हैं, लेजर्स में ट्रांजेक्शंस को पोस्ट करना है। एंड देन वी हैव टू आल्सो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ओ तेरी, क्या सर इस क्वेश्चन को करके मेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा? हाँ बेटा सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर तू रुकेगा नहीं ना। तू, तेरे को आदत है आधी वीडियो छोड़ के बीच में निकल लेने की, बस वो नहीं करना। देखो अब ट्रांजेक्शंस 2025 में ये कुछ अप्रैल 1 से अप्रैल 27 तक की ट्रांजेक्शंस है। पहले बढ़िया से पढ़ लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। बिजनेस स्टार्ट करा, घर से कैश आया 3 लाख, गुड्स खरीदे सुनिधि से 1 लाख के, उधार खरीदे होंगे क्योंकि सुनिधि का नाम लिखा है वहां पर। पेड इनटू बैंक 50,000, गुड्स बेचे 10,000 के, देन रिटर्न कर दिए कुछ गुड्स सुनिधि को 30,000 रुपए के, क्योंकि वो गुड्स डिफेक्टिव थे, खराब भंगार माल हमें बेचा सुनिधि ने, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने राहुल को गुड्स बेचे 50,000 रुपए के,
ठीक है। देन हमने रेंट पे कर दिया 10,000 रुपए, ओके। फिर हमें इंटरेस्ट मिल गया हमें हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर, एंड दैट इज 500 रुपीज। फिर हमने कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए 12,000 रुपए। ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं। लेजर मैं कहता हूं भाड़ में जाए, मेरे को अभी बनाना ही नहीं है। अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो एक काम करते हैं ना, 5-10 मिनट इन्वेस्ट करके पहले सारी जर्नल एंट्रीज से हम निपट जाते हैं, जर्नल एंट्रीज को निपटा लेते हैं पहले, ओके। चलो भाई जर्नल एंट्रीज को निपटा लेते हैं। फॉर्मेट बनाऊं, मैं नहीं बना रहा, बहुत टाइम लगता है उसमें। और जर्नल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके जर्नल की वीडियो देख लो, तभी आप लेजर समझ पाओगे। प्लीज जाके पीछे जर्नल की 2 वीडियोज हैं, एक विदाउट जीएसटी एंड देन बाद में विद जीएसटी, वो देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाना, इस वीडियो को ओपन कर लेना। सो हमने बिजनेस स्टार्ट करा 2025 को, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2025 अप्रैल 1। बेटा जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन होती है बताओ। बिजनेस स्टार्ट करा ना आपने कितने रुपए से, कैश 3 लाख रुपए। तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 लाख रुपए से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया और हमने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर दिया 3 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात, नरेट कर सकते हो आप इस ट्रांजेक्शन को कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब चूंकि मैं जर्नल की 2 वीडियोस में इतना ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन कर चुका हूं कि व्हाट इज नरेशन, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल का फॉर्मेट एंड हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज, तो मैं यहां पर उस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज हमें अपने मुद्दे से नहीं भटकना है ना। मुद्दा आज का लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ओके क्यूटी। चलो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 2, अब हमने गुड्स खरीदे सुनिधि से 1 लाख रुपए के। बेटा सुनिधि से आपने जो ये 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, पहले तो बताओ नकद खरीदे हैं या उधार। जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा होता है तो मतलब ट्रांजैक्शन उधार पे की गई होती है। सो यहां पर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मेरी ट्रांजैक्शन बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुनिधि। 1 लाख रुपए के जी मैंने गुड्स खरीद लिए सुनिधि से, पर मैंने पैसे नहीं दिए उसको। ठीक है, 1 लाख रुपए के मैंने सुनिधि से गुड्स खरीद लिए, उसको मैंने पैसे नहीं दिए। अब चलते हैं आगे, अगली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। 5 तारीख को हमने कहा चलो बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, है ना, कैश में थोड़ी करना है सारा धंधा। सो हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया 50,000। बेटा जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो 5 तारीख को, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, यानी आपका बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट, और आपका जो कैश अकाउंट है वो हो जाता है क्रेडिट, बिकॉज आपके पास से कैश जा रहा है। कितना जा रहा है, 50,000 रुपीज। ओके दोस्त, फिर चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। अगली ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स बेचे इस बार, और इस बार नकद बेचे, बिकॉज लिखा है कैश 10,000 रुपए 8 तारीख को, अप्रैल 8। नकद माल बेचा यानी कैश आया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। ठीक है भाई, 10,000 रुपए माल बेच दिया है ना। तो फटाफट फटाफट पहले जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे अपन। 10 तारीख को हमने सुनिधि को गुड्स रिटर्न कर दिए 30,000 रुपए के, क्योंकि वो गुड्स डिफेक्टिव थे। अभी आपने सुनिधि से गुड्स खरीदे थे 1 लाख रुपए के, लेकिन 1 लाख रुपए के गुड्स में से सुनिधि ने 30,000 रुपए का माल तो डिफेक्टिव दे दिया। सुनिधि ने खराब माल दे दिया हमें 30,000 रुपए का। हमने कहा ले पकड़ अपना माल वापस। 30,000 रुपए के गुड्स हमने रिटर्न कर देने सुनिधि को, कब, 10 तारीख को। तो अब आगे चलते हैं, यहां पर डेट डालते हैं अप्रैल 10। बेटा जब आप किसी पार्टी को गुड्स रिटर्न करोगे तो आपका कर्जा उस पार्टी के प्रति कम हो जाएगा। तो सुनिधि पहले क्रेडिट हुई थी, अब डेबिट हो जाएगी। और परचेज करा था सुनिधि से, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। तो परचेजेज रिटर्न भी लिख सकते हो और रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिख सकते हो। हमने जी 30,000 रुपए के गुड्स सुनिधि को रिटर्न कर दिए। ओके दोस्त, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे लिखा है कि हमने अब गुड्स बेचे राहुल को 50,000 रुपए के 13 तारीख को, तो यानी उधार बेचेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि नाम लिखा है राहुल का। सो 13 तारीख को हम राहुल को गुड्स बेचते हैं जी 50,000 रुपए के, अप्रैल 13।
राहुल विल बी हमारा डेटर, सो राहुल का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और हमारा सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए के गुड्स बेचे हमने राहुल को? 50,000 रुपए के, 50,000 रुपीज। जर्नल एंट्री चल रही है भैया अभी। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो जाओ भैया बंद कर दो वीडियो को, जर्नल वाली वीडियो निपटा लो पहले, 2 वीडियोस जो हैं जर्नल की। ठीक है, हाँ जी। 16 तारीख को हमने रेंट पे कर दिया 10,000 रुपए, ऑफकोर्स कैश में किया होगा। सो 16 तारीख को वी हैव पेड रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ब्याज मिल गया बैंक से 21 तारीख को 500 रुपए का। 21 तारीख को हमें बैंक से ब्याज मिल गया जी, कितने रुपए का? 500 रुपए का। बेटा जब ब्याज देता है बैंक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, यानी आपका बैंक अकाउंट एक बार फिर से डेबिट हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट आपने अर्न किया है तो इसको आप लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से। 500 रुपए इंटरेस्ट आपको मिल गया जी, मुबारका जी मुबारका, कचौड़ी समोसे के पैसे आ गए। ठीक है, उसके बाद 27 तारीख को हमने कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए 12,000 रुपए। ठीक है, अपनी दुकान से हमने ड्राइंग कर ली 12,000 रुपए की 27 तारीख को। सो अब 27 तारीख को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जरा। अप्रैल 27 ड्राइंग करते वक्त आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है ना, है ना। और कौन सी एसेट जा रही है बिजनेस की? कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। कितने रुपए की ड्राइंग करी है बेटे? 12,000 रुपए की ड्राइंग करी है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पानी पी लूं अब एक घुट? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये जो भी लिखवा रहा हूं ना, जर्नल एंट्रीज वगैरह, ये सॉल्यूशन वगैरह है ना, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पीडब्ल्यू की ऐप पे। और पीडब्ल्यू की ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड सीन है। चलो भाई, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, जब होगी मैं बता दूंगा। जर्नल एंट्री सारी की सारी हो गई खत्म। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स। हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स। आपने देखा बेटा, सबसे पहले जब मैंने जर्नल एंट्री करी 2025 1 अप्रैल को, जब मैंने जर्नल एंट्री करी तो मैंने 2 अकाउंट्स के बारे में बात करी, एक कैश का अकाउंट और दूसरा कैपिटल का अकाउंट। 2 अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है यहां पर, एक कैश और दूसरा क्या? कैपिटल। बेटा चूंकि कैश और कैपिटल दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इस ट्रांजेक्शन में, तो हम दोनों का एक एक लेजर ओपन कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता होना चाहिए। अगर जल्द सोचो ना यार, अगर जल्दबाजी में आपको तुरंत पता करना है कि आज बिजनेस में कैश कितना है, तो आप गिनने बैठ जाओगे। रिकॉर्ड्स में होना चाहिए ना, आज कैश कितना है मेरे बिजनेस में, ये मुझे पता करना है। अब गिनने बैठ जाऊंगा मैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, तुरंत पता करना है। फिर क्या करूंगा मैं? क्या मैं कैश से जुड़ी हुई सारी जर्नल एंट्रीज एक के बाद एक पढ़ूंगा, डेबिट क्रेडिट करूंगा? नहीं, कैश के लिए एक निर्धारित जगह है, कैश के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस है, जो कि है कैश का लेजर, यानी कैश का अकाउंट। ऐसे ही कैपिटल का अकाउंट, ऐसे ही हर वो चीज जिसके बारे में मैंने बात करी है, हर उस चीज का है एक एक अकाउंट। ठीक है, कैसे अकाउंट का प्रिपरेशन करना है, आओ जरा सीखो मेरे साथ। देखो भाई, सबसे पहले लेजर बनाते वक्त सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है कैश अकाउंट। और देखो, फॉर्मेट तो आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था आपको फॉर्मेट लेजर का। ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख दिया कैश अकाउंट। फिर उसके बाद टी शेप के फॉर्मेट में हम इसको ढाल लेंगे। ये मेरा टी शेप का फॉर्मेट हो गया। ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है, इसमें हम अमाउंट लिखेंगे हर एक ट्रांजैक्शन का। ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई है, ये मेरी डेबिट साइड हो गई है। ये मेरा डेट का कॉलम हो गया। यहां पर मैं लिख दूंगा पर्टिकुलर्स, यानी ट्रांजैक्शंस का विवरण।
और यहां पर अमाउंट। जर्नल फोलियो के कॉलम का यूज नहीं है तो मैं बना नहीं रहा हूं अभी। डेट एंड देन पर्टिकुलर्स। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग काम जरूर है ये, मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, ये मेरा कैश का अकाउंट बन गया। लेजर ही तो बनाया, फॉर्मेट ही तो बनाया लेजर का। रिकॉर्डिंग तो अभी सिखाऊंगा, लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है वो तो अभी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में एक तो कैश की बात हुई थी, और किसकी बात हुई थी, कैपिटल की। तो एक कैपिटल का भी अकाउंट बनना चाहिए फिर तो। बनाएंगे जी, बिल्कुल बनाएंगे। कैपिटल का अकाउंट, लो जी, यहां पर आ गया आपका कैपिटल अकाउंट। ये आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पर ये भी बनेगा, है ना। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, यहां पर आपका अमाउंट, एंड देन रिपीट डेट, पर्टिकुलर्स, एंड देन अमाउंट। ठीक है जी, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। शुरू में स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी ये प्रोसेस बोरिंग लग सकती है कि यार ये क्या बार बार सेम अकाउंट लाइनें खींच खींच के हाथ थक गए मेरे तो। बट इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है और इसका यूज बहुत कुछ है। ठीक है, सो आप प्लीज इससे बोर होके वीडियो को बंद मत करना, आप इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर अंदर आप कहोगे कि हाँ यार मुझे तो लेजर चैप्टर आ गया, बल्ले बल्ले। तो बने रहना। अब देखो बेटा कैसे होती है रिकॉर्डिंग। ध्यान से देखो, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड की है, ध्यान से देखिए इस ट्रांजैक्शन को। 2025 1 अप्रैल, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। ऐसी तो है इसका मतलब, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। इसका मतलब ये कि जब हम इस ट्रांजैक्शन को कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वो जो कैश का डब्बा मैंने बनाया है ना, जब हम इस ट्रांजैक्शन को कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो वहां रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, और कैपिटल के अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे बट वहां रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। दिस इज हाउ वी डू लेजर पोस्टिंग। अब आओ ध्यान से देखो, क्योंकि मेरे बिजनेस में कैश आया है 2025 में 1 अप्रैल को, तो मुझे कैश के अकाउंट में लिखना भी तो है ना। अगर मेरे बिजनेस में कैश आ गया है 2025 में अप्रैल की 1 तारीख को, तो ये चीज मुझे कैश के अकाउंट में लिखनी भी तो है। पर मुद्दा ये है कहां लिखूं, सबको पता है डेबिट साइड लिखना है, बिकॉज एसेट्स जब बढ़ती हैं तो डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट। ये तो तुमने बहुत पहले पढ़ लिया है, बस इसीलिए कैश के अकाउंट में हम यहां पर लिख देंगे डेबिट साइड जी। तो सबसे पहले एक बार आपको ईयर लिख देना है 2025, फिर आपको लिख देनी है डेट, बोले तो अप्रैल 1, और कैश के अकाउंट में डेबिट साइड आपको अमाउंट डाल देना है, कितना कैश आ गया बिजनेस में। तो कैश आ गया जी 1 लाख। 1 लाख था या 5 लाख था, 3 लाख था, ओहो 3 लाख रुपए कैश आ गया बिजनेस के अंदर। वाह, चलो जी, ये 3 लाख रुपए कैश आ गया बिजनेस के अंदर। अब यहां क्या लिखना है मैं नहीं बता रहा, आराम आराम से समझो। पहली जो जर्नल एंट्री है वो चीख चीख के कह रही है कि मैं कैश अकाउंट में जाऊंगी डेबिट साइड, और मैं कैपिटल अकाउंट में जाऊंगी क्रेडिट साइड, राइट। तो अब कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट, और यहां क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो पहले ईयर तो लिख लो, उसके बाद मंथ और डेट तो लिख लो, और अब यहां पर भी सेम अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपए का। समझ में आ गई बात, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहली जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मैंने वही काम करा है लेजर के अंदर भी। मैंने कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग करी है डेबिट साइड, और मैंने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डिंग करी है क्रेडिट साइड, बात खत्म। अब बेटा जब आप यहां पर रिकॉर्डिंग करोगे कैश अकाउंट के अंदर, कैश दिख रहा है सबको, डेबिट साइड में 3 लाख लिखा तो सबको पता है कि कैश आ रहा है, बिकॉज डेबिट साइड उसको जस्टिफाई कर रही है। पर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है सर, इसलिए आ रहा है क्योंकि बिजनेस में कैपिटल लगाई जा रही है। तो आपको यहां पर लिख देना है टू कैपिटल अकाउंट। असल में किसी भी लेजर में जब भी आप कुछ भी डेबिट साइड लिखोगे तो हमेशा उसकी शुरुआत टू से करोगे, और लेजर में कुछ भी अगर आप क्रेडिट साइड लिखते हो तो उसकी शुरुआत बाय से करोगे आप, बाय, और फिर जो भी नाम लिखना है आपको।
राइट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया हमने 3 लाख और नाम आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिख दिया 3 लाख, नाम आएगा ऑपोजिट अकाउंट का यानी कैश अकाउंट का। ये साइड मैंने पहले बता दिया बाय साइड होती है, तो आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट। इधर टू कैपिटल अकाउंट और इधर बाय कैश अकाउंट। एक ट्रांजेक्शन में समझ में नहीं आता लेजर पोस्टिंग किसी भी बच्चे को, सारी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग चुपचाप देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे अगर मैं चलूं तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दो नए अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब एक है परचेजेस अकाउंट और एक है सुनिधि का अकाउंट, तो इन दोनों लेजर्स को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट एंड सुनिधिज अकाउंट। तो यहां पर मेरा हो गया जी परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में जल्दबाजी में बनाऊंगा लेजर्स, और यहां ये हो जाएगा सुनिधि का अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन थी 2 तारीख को, 2 तारीख वाली ट्रांजैक्शन चीख चीख के कह रही है कि परचेजेस अकाउंट में मैं किस साइड आऊंगी, डेबिट साइड, और सुनिधि के अकाउंट में क्रेडिट साइड। परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड और सुनिधि के अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पहले डेट लिखनी पड़ेगी 2025 अप्रैल 2 ही था ना? हाँ जी 2 ही था, 2 तारीख। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड आने वाला है अमाउंट और सुनिधि के अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा 2025 अप्रैल 2। अब नाम किसका आएगा, ये तो सोचने वाली बात है ना, नाम किसका आएगा। तो सर परचेजेस अकाउंट में सुनिधि का नाम, सुनिधि के अकाउंट में परचेजेस अकाउंट का नाम। जर्नल एंट्री आपको यह बता देगी कि किस लेजर में किस साइड पोस्टिंग होगी, बट कभी भी ध्यान रखना अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा कभी भी, कैपिटल का नाम। परचेजेस अकाउंट में सुनिधि का नाम, सुनिधि के अकाउंट में परचेजेस का नाम। आइए फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं। 1 लाख रुपए, यहां मैंने अमाउंट डाल दिया 1 लाख रुपए और यहां भी मैंने अमाउंट डाल दिया जी 1 लाख रुपए, है ना। ट्रांजेक्शन यही तो कह रही थी कि परचेज अकाउंट होगा डेबिट और सुनिधि का अकाउंट होगा क्रेडिट, कर दिया मैंने। अब नाम किसका, तो भैया नाम परचेजेस अकाउंट के अंदर आएगा सुनिधि का, और टू से आता है डेबिट साइड कुछ भी, सबको पता है, तो टू सुनिधि। और सुनिधि के अकाउंट में यहां पर आएगा बाय के नाम से बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर लेजर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो नाउ वी शुड हैव अ लेजर ऑफ बैंक अकाउंट ऑल्सो। सो हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैश अकाउंट क्या नया खुलेगा, नहीं, एक लेजर एक चीज का एक ही बार खुलता है, बार बार कैश अकाउंट ओपन नहीं होगा। कैश अकाउंट ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं, बस उसी के अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो अब मजा आएगा। आइए जरा बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं जी। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं, यहां पर ओपन कर देते हैं बैंक अकाउंट। ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, आओ, तो 2 तारीख वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीख लिया, 1 तारीख वाली भी हो गई। अब 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ठंडे दिमाग से, आराम से। पहले आराम से देखो 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन में किस किस अकाउंट की बात की गई है। तो सर एक तो बैंक अकाउंट की बात की गई है और एक कैश अकाउंट की बात की गई है ना, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके ओके, सो अब यहां पर ये ट्रांजेक्शन 5 तारीख वाली चीख चीख के कह रही है कि बैंक अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड करोगे 50,000 रुपए तो डेबिट साइड, और कैश अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड करोगे सेम अमाउंट तो क्रेडिट साइड। ठीक है, दूसरी बात कि बैंक अकाउंट में नाम आएगा कैश का और कैश अकाउंट में नाम आएगा बैंक का। दिस इज हाउ वी डू लेजर पोस्टिंग। तीसरी बात कि किसी भी लेजर में डेबिट साइड कुछ भी लिखोगे तो टू के नाम से और क्रेडिट साइड कुछ भी बाय के नाम से जी। 5 तारीख, तो 5 तारीख की ट्रांजेक्शन सबसे पहले मुझे बैंक अकाउंट में लिखनी है, डेबिट साइड जाकर बैंक अकाउंट में मैं आ गया, डेबिट साइड आ गया। कितने रुपए जमा कराए थे हमने बैंक में, 50,000 रुपए। लो जी मैंने 50,000 रुपए भी लिख दिए बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन क्या कह रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्डिंग होगी और कैश अकाउंट में क्रेडिट में रिकॉर्डिंग होगी। सो यहां पर भी लिखना पड़ेगा 2025 अप्रैल 5 50,000 रुपए। क्लियर हो गई बात। अब वही बात जो मैंने सिखाई थी कि कैश अकाउंट में अगर आपने क्रेडिट साइड लिख दिया तो मतलब साफ जाहिर है कि पैसा जा रहा है, बट कहां जा रहा है? बैंक में। कैश अकाउंट में बैंक का नाम, बैंक अकाउंट में कैश का नाम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय बैंक अकाउंट, और बैंक में जो ये पैसा आता हुआ नजर आ रहा है ये कहां से आ रहा है? कैश से। तो यहां आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, यहां तक पिक्चर क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? ठीक है भाई, हो गई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। बैंक अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिख दिया 50,000 कैश के नाम से, और कैश अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिख दिया 50,000 बैंक के नाम से। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में ज्यादा लेजर्स इन्वॉल्व करे हैं, ठीक है, तो थकना नहीं है बिल्कुल भी। 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब 8 तारीख वाली ट्रांजेक्शन में देखो क्या नया है। कैश अकाउंट तो कॉमन निकल आया, फिर से सेल्स अकाउंट नया है। सो आई शुड ओपन वन मोर लेजर ऑफ सेल्स अकाउंट। आओ जी सेल्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। यहां ओपन कर लेते हैं जी सेल्स अकाउंट। ये हो गया मेरा सेल्स अकाउंट। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको। लो जी मालिक, सेल्स अकाउंट ओपन हो गया। अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होगी, वही फंडामेंटल तरीका वापस से एक बार देख लेते हैं। सर आपने माल बेचा यहां पर, और एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट में आएगा डेबिट साइड 10,000 रुपए, और सेल्स अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड 10,000 रुपए। अगर आपको लेजर्स की प्रिपरेशन समझ में आ गई है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप अगले 5 मिनट के लिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके और सारे लेजर्स खुद से बना लो, और फिर मेरे साथ क्रॉस चेक कर लेना कि सही बने कि नहीं बने, है ना। जितनी भी जर्नल एंट्रीज बची हैं उन सब की लेजर पोस्टिंग करो खुद से, जो बचे हुए लेजर्स हैं वो खुद से ओपन करो, और जो ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं उसमें जाके रिकॉर्डिंग करनी है। बस करो ट्राई एक बार वीडियो पॉज करके। किचिक। ठीक है। सो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देते हैं 10,000 रुपए 8 तारीख को। ये रहा कैश अकाउंट, अप्रैल की 8 तारीख। टू साइड है, ये सबको पता है। कितने रुपए आ रहे हैं जी? 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि सेल्स हो रही है ना। ये 10,000 रुपए इसलिए आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि सेल हो रही है। अब ये सेम अमाउंट सेल्स अकाउंट में भी लिखेंगे हम, लेकिन किस साइड? क्रेडिट साइड। किसके नाम से? कैश के नाम से। ये रहा सेल्स अकाउंट 2025 अप्रैल 8 बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 रुपए। खत्म हो गई बात, बन गया हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कितनी ट्रांजेक्शन मैंने जर्नल में लेजर में पोस्ट कर दी हैं? 1 2 3 और 4। अब 4 ट्रांजेक्शन और बची हैं, आइए उसमें भी देख लेते हैं क्या है। सर सुनिधि को मैंने माल वापस कर दिया 10 तारीख को, परचेज रिटर्न हो गई 30,000 रुपए की। सुनिधि का अकाउंट तो ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ है, लेकिन मुझे एक और अकाउंट खोलना है परचेज रिटर्न के नाम से, परचेजेज रिटर्न अकाउंट। अब इसके लिए मेरे पास कहां जगह है? तो यहां पर जगह है, यहां पर ओपन कर लेते हैं हम परचेजेज रिटर्न अकाउंट। परचेजेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है बेटा। जब आपने सुनिधि को माल वापस करा तो सुनिधि हुई थी डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या हुआ था? क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड पहली बात तो किस दिन करेंगे? 10 तारीख 30,000 रुपए। 10 तारीख 30,000 रुपए, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया परचेज रिटर्न के अकाउंट के अंदर। और सेम चीज सुनिधि के अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगी। कहां है सुनिधि का अकाउंट? ये रहा। सो यहां पर भी हम लिखेंगे 2025 अप्रैल 10 30,000 रुपए। आप देख रहे हैं ना कि सुनिधि के अकाउंट में मैंने धनराशि डेबिट साइड डाली है, और परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर मैंने वो सेम धनराशि क्रेडिट साइड डाली है। ये दिख रहा है आपको क्लियर कट? नाम कैसे कैसे लिखूं? तो भैया परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर यहां पर आएगा बाय सुनिधि,
और सुनिधि के अकाउंट के अंदर यहां पर आएगा टू परचेज रिटर्न। मेरे पास जगह थोड़ी कम है बिकॉज मुझे कम समय में बहुत ज्यादा लेजर्स बनाने, बट आपको प्रॉपर लेजर्स बनाने स्केल का यूज करते हुए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक और ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली है दोस्तों। देन वी हैव वन मोर ट्रांजेक्शन। अब हम राहुल को माल बेच रहे हैं, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, राहुल का अकाउंट आपको एक बार ओपन करना पड़ेगा नया। तो राहुल का अकाउंट ओपन कर लेते हैं इधर। ये रहा जी राहुल का अकाउंट। हमने राहुल का अकाउंट ओपन कर लिया। 13 तारीख को राहुल को आपने माल बेचा 50,000 रुपए का। तो सेल्स अकाउंट में ये आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि राहुल को जो आपने माल बेचा था उसकी एंट्री क्या थी, राहुल टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने, ये लो। और राहुल का अकाउंट अब हम कर देंगे डेबिट। राहुल का अकाउंट कर देंगे डेबिट 2025 अप्रैल 13 50,000 रुपीज से। ठीक है, 50,000 रुपए की सेल हो गई राहुल को 13 तारीख को। अच्छा, नाम कैसे कैसे आएगा, राहुल के अकाउंट में सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट में राहुल का नाम। यहां आ जाएगा बाय राहुल। और राहुल के अकाउंट में क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई जी, मुबारक हो। उसके बाद रेंट पे कर दिया हमने और हमारे पास से कैश चला गया, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो ही चुका है। एक और अकाउंट हमें ओपन करना है, रेंट अकाउंट 16 तारीख। रेंट अकाउंट इधर ओपन कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2025 अप्रैल 16 10,000। रेंट अकाउंट में नाम किसका, जल्दी बोलो, कैश टू कैश अकाउंट। और यही कैश अकाउंट में भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 10,000 रुपए। किस दिन रेंट पे कर रहे हैं आप, 16 तारीख को। सो अप्रैल 16। नाम किसका, बाय रेंट अकाउंट। तो कॉमन चीजों को पकड़ो यार। कॉमन देखो क्या है, यहां कुछ भी लिखना है तो टू से शुरुआत होगी, और यहां कुछ भी लिखना है क्रेडिट साइड पे तो बाय से शुरुआत होगी, किसी भी लेजर में ये चीज कॉमन है। अच्छा, कब किसी लेजर में हम डेबिट साइड जाएंगे और कब किसी लेजर में हम क्रेडिट साइड जाएंगे, वो आपको जर्नल एंट्री बता देगी। जैसे ऊपर जो जर्नल एंट्री आपको दिख रही है ड्राइंग वाली, वो क्या कह रही है, ड्राइंग के अकाउंट में कहां जाओगे, डेबिट साइड, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। अच्छा, तीसरा क्या इंपॉर्टेंट रूल है कि ड्राइंग अकाउंट में जब चले ही जाओगे और 12,000 रुपए डाल दोगे तो नाम कैश का लिखना, टू कैश। और कैश अकाउंट में जब जाओगे तो नाम किसका लिखोगे, ड्राइंग का। क्लियर हो गई बात, पक्का। चलिए जी, हमने ये रेंट वाली ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर दी। अब बैंक में हमारे ब्याज आ गया, तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड करके एक और अकाउंट ओपन करना है 21 तारीख। ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट ओपन कर लेते हैं हम यहां पर। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, एलो जी। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव कब हुआ है, 2025 अप्रैल कितना, मैं तो भूल जाता हूं। इंटरेस्ट रिसीव है जी 21 तारीख को 500 रुपए। 21 तारीख 500 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव की ट्रांजैक्शन देखो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब तो आपको आना ही चाहिए लेजर बनाना, है ना। जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो जर्नल एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड के अकाउंट में रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड होगी, पर नाम किसका, बैंक का, बाय बैंक अकाउंट। और यही सेम चीज बैंक अकाउंट में भी जाएगी 21 तारीख को 500 रुपए। बैंक अकाउंट में 21 तारीख को 500 रुपए इधर आ गए।
नाम किसका? इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स? तो यहां तक हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली हैं। अब सिर्फ एक ट्रांजेक्शन बची है, ड्राइंग वाली, जो आपने 27 तारीख को पैसा निकाल लिया था बिजनेस में से। तो कहां कहां रिकॉर्ड होगी? एक ड्राइंग का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और एक कैश का। तो कैश अकाउंट में तो हम खड़े ही हैं, तो पहले यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा चलो बताओ, फिर कैश अकाउंट में खड़े हो तो कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग किस साइड होगी? जल्दी बोलो। क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट लिखना है? 12,000। किस नाम से लिखना है? कैश अकाउंट में कैश के नाम से लिख दूं, कंफ्यूज कर लूं खुद को? ना जी ना, ड्राइंग का नाम आएगा। तो यहां पर April 27 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 12,000 रुपए। अब ये सेम चीज आपको एक ड्राइंग अकाउंट ओपन करके वहां भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका ड्राइंग्स अकाउंट। दोस्तों कैश के बाद मैंने जितने भी लेजर्स बनाए वो बड़े कैजुअल तरीके से बनाए, विदाउट प्रॉपर फॉर्मेट एंड विदाउट दिस मेकअप। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है, तो आपको आराम से तसल्ली से सारे लेजर्स बनाने। ओके, सो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड 12,000 रुपए। April 27। नाम ड्राइंग में ड्राइंग का नहीं आ सकता, तो किसका आएगा? कैश अकाउंट। सारे लेजर्स की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। 27 तारीख, मतलब कि 1 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी, उसमें जितने भी लेजर्स का इन्वॉल्वमेंट था, मैंने उन सारे लेजर्स की पोस्टिंग कर ली। तो आज की गोल के बारे में एक बार बात करें, क्या था आज का गोल? आज का गोल था लेजर पोस्टिंग। सबसे पहले चलो भाई, एक काम तो सिर गया, निपट गया, ठीक है। 1 घंटे से कम के अंदर ही लेजर चैप्टर, लेजर पोस्टिंग आपको समझ में आ गई है। अब अगर मैं आपको लेजर्स की बैलेंसिंग समझा दूं तो आपका लेजर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर यहां से आपका ये जो है, ये चैप्टर अलग है, ये ट्रायल बैलेंस है, बट इसका लिंक बहुत ज्यादा है लेजर से, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं लेजर की बैलेंसिंग सीखने के लिए? चलो अब बैलेंसिंग सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, बैलेंसिंग की अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लेजर्स आपने बना लिए, अब हम पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग अ लेजर, राइट। देखिए अब जरा ध्यान से, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा था, ये थी उस क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शंस जिसकी हमने जर्नल एंट्रीज करी, और फिर उसके बाद हमने सारे लेजर्स में वो जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करा, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो अकाउंट आपको अपने सामने दिख रहा है, कैश अकाउंट, अप्रैल का महीना खत्म हो गया, और कैश अकाउंट की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कैश अकाउंट में डेबिट साइड में हमने तब रिकॉर्ड करा जब पेमेंट आई, जब कैश बढ़ा, है ना। जैसे कैपिटल लगाई तो कैश बढ़ा, और उसके बाद हमने सेल्स करी तो कैश बढ़ा। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने कब रिकॉर्ड करा? जब कैश गया। जैसे एक बार आपने बैंक में डिपॉजिट करा, एक बार आपने रेंट पे करा, और एक बार आपने ड्राइंग कर ली। तो आप समझ रहे हो, लेजर जो है वो वही काम कर रहा है जो जर्नल कर रहा है, बट थोड़ा सा क्लासिफाइड तरीके से, है ना। अब अप्रैल का महीना खत्म, अप्रैल का महीना खत्म, 27 तारीख तक जो ट्रांजेक्शन्स आनी थी आ गई, है ना। अप्रैल का महीना 30 तारीख को खत्म होता है। 30 तारीख को अगर आपसे मैं पूछूं कि कैश हमारे पास बचा है, तो आप कहोगे बिल्कुल बचा है, क्योंकि कैश आपके पास 3,10,000 था। 3,10,000 में से 50, 60 और 12 यानी 72, 72,000 रुपीज आपके पास से कैश चला गया है। तो इस वक्त कैश बचा कितना है? इस वक्त कैश का बैलेंस कितना है? बैलेंस को हम लिख देते हैं उसी लेजर के अंदर, और उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग अ लेजर। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। बैलेंसिंग करते वक्त सबसे पहले आपको बड़े भाई की बात सुन के क्या करना है, लेजर की जो भी बड़ी साइड है उसे टोटल कर लेना है। जैसे ये आपको कैश अकाउंट दिख रहा है, कौन सी साइड है जो बड़ी है? आप कहोगे क्रेडिट साइड, क्योंकि वहां पर 3 ट्रांजेक्शन आ रही है। ही ऐसा नहीं है। कहां पर अमाउंट ज्यादा है? तो भैया कैश अकाउंट में डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा है। चेक करो कितना अमाउंट है, 3,10,000। तो ये 3,10,000 रुपए का अमाउंट आप इस तरह से लिख दो। इसको बोलते हैं डबल क्लोजिंग। ये जो मैंने 2 लाइनें खींची है ना, इसको डबल क्लोजिंग बोलते हैं। अब मैं यहां पर लिख देने वाला हूं अमाउंट विच इज 3,10,000 रुपीज। ये मैंने लिख दिया 3,10,000 रुपए। क्या क्रेडिट साइड का टोटल 3,10 है? नहीं है, पर फिर भी 3,10 लिख दो। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहां पर भी डबल क्लोजिंग करके आप लिख दो 3,10,000 रुपए। अब बात करते हैं कैश का बैलेंस कितना बचा है, राइट। तो भैया ऐसा है,
3,10,000 में से 10,000 कैंसिल कर दो, बचा 3,00,000 माइनस 50 2.5 माइनस 10 2 40 और माइनस 2 2 38, 2,38,000 रुपए बैलेंस बचा है। इसको मैं हरे रंग से लिख देता हूं 2,38,000 रुपीज। ठीक है जी, 38 12 50 60 और 5, ठीक है जी। 2,38,000 इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन द एंड ऑफ अप्रैल मंथ, है ना, एट द एंड ऑफ अप्रैल मंथ। तो इसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि बेटा डेबिट साइड तो ऑलरेडी बड़ी है ना, तो जो बची हुई रकम है, बैलेंस जो है, वो हमेशा उस साइड पे ही लिखा जाएगा जो साइड शॉर्टर होगी, जो साइड छोटी होगी। क्लियर? अच्छा, बैलेंस क्यों किया जाता है भैया? हर महीने के एंड में आपको क्यूरोसिटी होगी ना, हर एक लेजर का कितना बैलेंस बचा है, समझ रहे हो? जैसे आपका एक कस्टमर है, वो डायरेक्टली आपसे सामान वगैरह खरीदता रहता है कॉन्स्टेंटली, है ना, सामान खरीदता रहता है, पेमेंट देता रहता है। अब किसी भी एक दिन अगर वो आपको आके बोले कि मैं अपना अकाउंट सेटल करना चाहता हूं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि उस कस्टमर का बैलेंस कितना है, या कोई क्रेडिटर भी है तो सबका बैलेंस आपको पता होना चाहिए। करेक्ट? इसका आगे यूज ट्रायल बैलेंस में भी होता है। सो भैया मैंने क्या करा, कैश अकाउंट में जो बड़ी साइड थी मैंने वो देखी, तो डेबिट साइड थी, मैंने उसी का टोटल दोनों तरफ लिख दिया। और अब जो बैलेंस बचा वो मुझे ऑफ कोर्स उधर ही लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं मेक श्योर करूंगा कि उसका टोटल भी 3,10 हो जाए, 3,10,000 हो जाए, है ना। तो बैलेंस पे आप मंथ एंड की डेट डालते हो, अप्रैल का एंड होता है जी अप्रैल की 30 तारीख को, और ये भी आप बाय के नाम से ही लिखोगे बिकॉज क्रेडिट साइड में लिख रहे हो आप, इसको आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से, बाय बैलेंस सीडी 2,38,000। सर फिर क्या होता है? फिर बेटा मई के महीने में भी आपको जर्नल लेजर ये सब तो कंटिन्यू रखना ही है ना। तो मई के महीने में क्या होगा कि ये जो बैलेंस है वो आप यहां पर लिख दोगे, मई की 1 तारीख का नाम डालकर, वही अपना 2,38,000 रुपए, और यहां पर ये आता है टू के नाम से, टू बैलेंस बीडी के नाम से। अब ये बीडी सीडी क्या होता है सर, मैं बताता हूं बेटा। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, और सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन। ब्रॉड डाउन और कैरीड डाउन ध्यान से समझना। जब आप किसी भी लेजर को क्लोज करते हो मंथ एंड पर जनरली, वरना ईयर एंड पर भी हम कुछ लेजर्स को क्लोज करते हैं, राइट। तो ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। सो जब आप किसी भी लेजर को क्लोज करते हो, क्लोज करते वक्त जो आप बैलेंस लिखते हो उसको आप कैरीड डाउन के नाम से लिखोगे, सीडी। और फिर जब अगला महीना या अगला साल आएगा तो वही बैलेंस आप एक बार फिर से लिखोगे एज अ स्टार्टिंग बैलेंस, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी बैलेंस बीडी। सिंपल है। तो लेजर की बैलेंसिंग यही होती है जी, दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर। क्या करना है, सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर लेनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाए या मंथ एंड आ जाए या ईयर एंड आ जाए, तो लेजर में देखना है कौन सी साइड बड़ी है। मेरी डेबिट साइड बड़ी थी, 3,10,000 कैश आया था, जिसमें से कैश गया था 72,000 ओनली, सो कैश बचा है 2,38,000, वो मैंने यहां पर लिख दिया। इसी के साथ मेरी दोनों साइड्स का टोटल अब हो गया 3,10,000 एंड 3,10,000। जो बैलेंस है ऑफकोर्स मुझे यहीं पर लिखना पड़ेगा बिकॉज यही साइड छोटी थी, है ना। बाय के नाम से क्यों? क्योंकि यहां पर सब कुछ ही बाय के नाम से आ रहा है, और ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बचा हुआ पैसा है, ये बची हुई रकम है, दिस इज अ बैलेंस, इसलिए बैलेंस के नाम से लिखा। कैरिड डाउन के नाम से इसलिए क्योंकि अभी क्लोजिंग बैलेंस है, अगले महीने यही बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब ये साइड स्विच क्यों हुई है सब बताऊंगा, बने रहो चुपचाप, ठीक है। और भी लेजर्स हैं जिनको हमें क्लोज करना पड़ेगा, जैसे आपके सामने ये ड्रॉइंग का लेजर है, और कोई ड्रॉइंग तो हुई नहीं, और किसी फॉर्म में तो ड्राइंग हुई नहीं, एक ही ड्राइंग हुई थी कैश के फॉर्म में, तो ठीक है जी। क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, और डेबिट साइड का टोटल कितना है 12,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए 12,000। यहां पर डेट क्या डालनी है जी 2025, मंथ एंड की डेट डालनी है, मंथ एंड कब, अप्रैल 30, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,000 रुपए, दैट्स इट। और ये एक ही कॉलम है, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा हो गया बट ये कॉलम एक ही है, 12,000। क्लियर? इसके बाद जब अगला महीना आएगा May 1, तो ये आ जाएगा इधर टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू बैलेंस बीडी के नाम से, सॉरी, 12,000 रुपए। दिस इज हाउ वी क्लोज अ लेजर। अभी और भी लेजर्स हैं, क्लोज करेंगे उनको भी, चुपचाप देखते रहो। कैपिटल का लेजर देखो, ठीक है, ये थोड़ा स्मार्ट सा लेजर है। कैपिटल के लेजर में कौन सी साइड बड़ी है? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ है भी नहीं, जीरो अमाउंट है ना। तो बड़ी साइड का टोटल एक बार यहां लिख लो 3 लाख रुपए, और एक बार ये सेम टोटल आपको उधर भी लिख देना है, ठीक है जी।
एक बार ये सेम टोटल आपको इधर भी लिख देना है, 3,00,000 रुपए। अब आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल नेचुरली 3-3 लाख रुपए हो गया है, खुद ब खुद 3-3 लाख रुपए हो गया है टोटल, है ना। हाँ जी, अब ये जो 3 लाख रुपए ये हवा में तो पैदा हुआ नहीं है, दिस इज अ बैलेंस। तो आपको यहां पर लिखना है 2025 की डेट डालकर, मंथ एंड की डेट डालकर April 30, और अब की बार 2 लिखोगे आप, 2 बैलेंस CD। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होता है, मई की 1 तारीख को। अब चूंकि ये बैलेंस CD इधर था तो BD इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस BD 3 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट है आपके सामने। बैंक अकाउंट में आप देख सकते हैं डेबिट साइड जो है उसका टोटल है 50,500 रुपए। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैंक में सिर्फ पैसा आया ही है, गया नहीं है। तो बैंक में अभी भी बैलेंस 50,500 का ही बचेगा ऑफ कोर्स। सो आपको ईयर लिख के मंथ एंड की डेट डालकर 2 या बाय क्या नाम, बैलेंस और CD कितने रुपए जी, 50,500। अब अपने आप ही आपकी क्रेडिट साइड का टोटल भी हो जाएगा 50,500। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है जी बैलेंस की कहानी। ऑफ कोर्स अब अगले महीने ये इधर आ जाएगा, 2 बैलेंस BD के नाम से 50,500 बन जाएगा। इसके बाद और भी लेजर्स हैं, परचेजेस। तो परचेजेस में भैया डेबिट साइड का टोटल 1 लाख, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 1 लाख होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट साइड में है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने परचेज 1 लाख रुपए के अलावा कुछ भी नहीं करी। तो 1 लाख रुपए को 2025 की मंथ एंड की डेट डालकर अप्रैल में आपको लिख देना है बाय बैलेंस CD। खत्म हो गई बात। समृद्धि सुनिधि का अकाउंट जो है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुनिधि के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 1 लाख है बट डेबिट साइड में सिर्फ 30,000 रुपए है ना। सो आपको यहां पर सबसे पहले बड़ी साइड जो मैंने बोला था, बड़ी साइड का टोटल लिख देना है विच इज 1 लाख रुपीज, और अब 30,000 माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 70,000 रुपीज। इसी के साथ आपकी दोनों ही साइड्स का टोटल हो गया 1-1 लाख रुपए। अब ये जो 70,000 है क्या है जी, बैलेंस है। तो आपको मंथ एंड की डेट डालकर लिखना है 2 बैलेंस CD। समझ रहे हैं आप। ऐसी सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में जो क्रेडिट साइड है उसका 60,000 टोटल है, तो फिर तो भैया डेबिट साइड का टोटल भी 60,000 होना चाहिए। बट यहां पर आपको क्या करना है, 2025 अप्रैल में मंथ एंड की डेट डालकर लिख देना है 2 बैलेंस CD। कितने रुपए जी, 60,000 रुपीज। सेल्स अकाउंट भी क्लोज हो गया बेटा। दिस इज हाउ वी क्लोज लेजर्स एंड दिस इज हाउ वी बैलेंस द लेजर्स। ये प्रोसेस थोड़ी सी बोरिंग जरूर है, बिकॉज आपको बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ रहे हैं, बट आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे। एक आधा लेजर आपको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, और आगे तो एक चैप्टर भी आएगा जो प्रॉपर लेजर बेस्ड ही है, उसका नाम डेप्रिसिएशन है, ठीक है। और भी आगे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें लेजर्स बनाने होते हैं, 2-3 डिसेंट लेजर्स बनाने होते हैं, बट उन्हें समझने के लिए भैया लेजर्स का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो ये है जी बेस। क्लियर हो गई बात। सो परचेजेस, सेल्स, सुनिधि सब हो गया। परचेज रिटर्न देख लेते हैं। नथिंग इज ऑन द डेबिट साइड, सो दिस 30,000। अब मैं बार बार ना इसकी टोटलिंग इधर नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे हैं आप, मैं सीधा बैलेंस ही लिख रहा हूं, बिकॉज आई थिंक इतने में आप स्मार्ट हो गए होंगे, राइट। तो मैं सीधा बैलेंस ही लिख देता हूं, 2025 April 30 टू बैलेंस CD 30,000। राहुल के अकाउंट में भी कुछ नहीं है, सो 2025 April 30 बाय बैलेंस CD 50,000। इधर रेंट में भी कुछ नहीं है, तो यहां पर 2025 April 30 बाय बैलेंस CD 10,000। और यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड में 2025 April 30 टू बैलेंस CD 500। मेरे सारे लेजर्स को मैंने क्लोज कर दिया और बैलेंस भी कर दिया। अब होने वाला है जादू, बने रहना। यहां जर्नल एंट्रीज थी कि नहीं थी, जर्नल एंट्रीज के बाद क्या शुरू हो गए थे, लेजर्स। ये रहे लेजर्स आपके सामने, ये रहा कैश अकाउंट आपके सामने, ठीक है दोस्तों। हर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो या तो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। सर इसका मतलब मैं बताता हूं। देखो कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, चलो आप मुझे एक बात बताओ, कितना बैलेंस है, 2,38,000 साफ साफ दिख रहा है।
ऐसे ही ड्राइंग का बैलेंस कितना है, ये रहा जी 12,000। ऐसे ही कैपिटल का बैलेंस कितना है, ये रहा जी 3 लाख, यहां भी लिखा है यहां भी लिखा है मैंने। बैंक का बैलेंस कितना है जी 50,500 रुपए। सुनिधि का बैलेंस 1 लाख माइनस 30,000 यानी 70,000 रुपए सुनिधि का बैलेंस है। इसके बाद सेल्स का जो बैलेंस है वो 60,000 रुपए है। परचेजेस का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है। पर इन सभी बैलेंसेस में से कुछ हैं डेबिट बैलेंसेस और कुछ हैं क्रेडिट बैलेंसेस। इसका मतलब ये कि जिस भी लेजर में डेबिट साइड बड़ी थी और क्रेडिट साइड छोटी थी, तो डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी क्रेडिट साइड को, तो डेबिट साइड के क्रेडिट साइड को एक्सीड करने की वजह से जो बैलेंस आता है दैट इज डेबिट बैलेंस। तो यहां पर ये जो 2,38,000 रुपए का बैलेंस है इट इज अ डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड के बड़े होने की वजह से ये बैलेंस पैदा हुआ है 2,38,000 रुपए का। इट इज अ डेबिट बैलेंस। बेशक ये 2,38,000 रुपए का बैलेंस लिखा मैंने क्रेडिट साइड पर है ये डेबिट बैलेंस। समझ गए मेरी बात? तो कैरिड डाउन वाला बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पर लिखा गया है तो मतलब वो डेबिट बैलेंस है, उसका नाम है डेबिट बैलेंस। समझ गए आप? तो एक काम करते हैं, मेरे पास जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं एक बार मैं उनको लिख लूं, है ना प्लीज लिख लेता हूं उनको जरा। तो यहां मेरे पास है जगह थोड़ी सी, यहां पर मैं लिखूंगा अपने सारे के सारे डेबिट वाले बैलेंसेस और इधर मैं एक तरफ लिख लेता हूं क्रेडिट बैलेंसेस। समझ रहे हैं आप? एक बार डेबिट बैलेंसेस लिख लेता हूं, एक बार क्रेडिट बैलेंसेस लिख लेता हूं। सबसे पहले कौन सा लेजर क्लोज करा था तुमने? कैश। कैश ने कैसा बैलेंस दिया था? कैश अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी आई थी? डेबिट साइड बड़ी आई थी। तो 2,38,000 रुपए का जो बैलेंस था दैट वाज अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंसेस में आई हैव कैश एंड कैश का बैलेंस इज 2,38,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, और याद कर लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड का कैसा बैलेंस है? ये बैलेंस सीडी लिखा है मैंने 500 रुपए। कैसा बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है? नहीं, क्रेडिट साइड बड़ी थी, डेबिट में कुछ नहीं था तो मुझे लिखना पड़ा, मतलब इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 रुपीज। इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 रुपीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है 500 रुपए का। ठीक है जी, और देख लेते हैं परचेजेस रिटर्न रेंट। राहुल, रेंट का कैसा बैलेंस है? डेबिट साइड बड़ी थी ना, क्रेडिट साइड पे तभी तो लिखना पड़ा बैलेंस। इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000। रेंट का डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 रुपीज बेटा। 10,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस हो गया रेंट का। और देख लेते हैं दोस्तों, देन वी हैव राहुल। राहुल का भी बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ा, मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस। राहुल 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस। राहुल 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस। देन परचेज रिटर्न 30,000 रुपए का बैलेंस। कैसा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड बड़ी थी। परचेजेस रिटर्न 30,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस। चलिए जी, शाबाश। इसके बाद वी हैव सेल्स। सेल्स का जो बैलेंस है वो मैंने यहां पर लिखा है 60,000 रुपए, बट ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड बड़ी थी। सो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस हो गया जी सेल्स का। देन वी हैव सुनिधि। सुनिधि का बैलेंस आपने 70,000 रुपए डेबिट साइड पे लिखा है, बट इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सुनिधि के अकाउंट में क्रेडिट साइड में था 1 लाख, डेबिट साइड छोटी थी, सिर्फ 30,000 था, तभी ना ये 70,000 रुपए का बैलेंस रेडी हुआ। सो सुनिधि का जो 70,000 रुपए का बैलेंस है इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। इट विल बी कॉल्ड अ क्रेडिट बैलेंस 70,000। 70,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस सुनिधि का हो गया। ठीक है जी, तो सुनिधि हो गया, सेल्स हो गया। परचेजेस में वी हैव 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस। परचेजेस में वी हैव 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस। बने रहना, अभी देखना क्या होगा। 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है परचेजेस में। इसके अलावा बैंक में वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,500 एंड कैपिटल में वी हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख। कैपिटल में वी हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख
एंड बैंक में वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50-500। ठीक है, अब क्या बचा? अब मेरे पास बचा ड्राइंग्स। ड्राइंग का 12,000 रुपए का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, और कैश का 238 का डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग का 12,000 रुपए का डेबिट बैलेंस। तो यही सब लेजर्स बनाए थे मैंने, है ना। 1 2 3 4 5 और 6 लेजर्स थे मेरे डेबिट बैलेंसेस देने वाले, और 1 2 3 4 5 लेजर्स हैं मेरे को क्रेडिट बैलेंस देने वाले। बैलेंसेस आपने इकट्ठे कर लिए, है ना। अब जरा मैं एक बार टोटल करके देखता हूं कि डेबिट बैलेंसेस का टोटल कितना आ रहा है और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल कितना आ रहा है ना। एक बार टोटल करके देख लेते हैं जरा, चलेगा? चलो जी, क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 7 और 6 13, 1 30 और 3 हो गया 4 30 और 30, 4 60 500, 4,60,500 रुपीज, 4 60 500, है ना। इधर का टोटल कर लेते हैं जी, एक बार रीचेक कर लें। 430 30 460 500, करेक्ट। ओके, 238 में ये 12 जोड़ दो, ये बन गया 250, 250 और 10, 250 और 50, 3 10 और 1 4 10, 4 10 में 50, 4 60 500, 4,60,500 है। ये क्या हुआ? मैंने जितने भी डेबिट बैलेंसेस निकाले उन सभी बैलेंसेस का टोटल करा तो आया 4,60,500, और मैंने अपने क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल करा तो भी आया 4,60,500। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कहीं कोई जादू वादू तो नहीं? नहीं, कोई जादू वादू नहीं है ये। अपनी बुक का नाम देखा है कभी? डबल एंट्री बुक कीपिंग, है ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग आपकी बुक का नाम है। अरे भाई, आपने वो रूल पढ़ा होगा ना, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, which says that every transaction has two aspects, one debit and one credit of equal amount। तो हमेशा आपकी अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट बराबर ही रहेगा, इसमें कोई जादू वादू वाली बात नहीं है। बल्कि अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर ना आए तो प्रॉब्लम वाली बात है, तो फिर सर में मत्था मारने वाली, दीवार में सर मारने वाली बात है। ठीक है, अभी के लिए तो ये बड़ी खुशी का पल है हमारे लिए। अगर आप घर में इस वीडियो को देख रहे हो तो नाचो 2 मिनट के लिए, डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया है हमारा। ठीक है, ये सारे डेबिट बैलेंसेस हैं और ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अच्छा, ये अमाउंट्स कहां से आए हैं वो आपने देख लिया ना। ये 2,38,000 किसी एक ट्रांजैक्शन का रिजल्ट नहीं है, पूरे लेजर का फाइनल बैलेंस है। ये सारे फाइनल बैलेंसेस हैं जो हमने मंथ एंड पर निकाले हैं, ये भी सारे फाइनल बैलेंसेस हैं। समझ रहे हैं आप? सर क्या बैलेंसेस चेंज भी होते हैं? बिल्कुल चेंज होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस और अगर आ जाएं जर्नल में तो फिर उनका भी इंपैक्ट जाएगा लेजर में और फिर से बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगले महीने से, मई की 1 तारीख से। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? आज के ऑब्जेक्टिव्स पे वापस चलें जरा एक बार। ये रहे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। लेजर पोस्टिंग हमने सीख ली, लेजर की बैलेंसिंग हमने सीख ली, यानी आज के 2 गोल्स तो हमारे कवर हो गए। एक लेजर चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है भैया, लेजर फिनिश है मेरी तरफ से अच्छे से। अब बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पे बात करते हैं अब जरा ध्यान से। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? ये तराजू देख रहे हैं आप? ये तराजू क्या कह रहा है? ये जो वे है ये क्या कह रहा है कि डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। तराजू के दोनों पलड़े बराबर लेवल पे है ना, यानी जितना डेबिट होगा आपके बिजनेस में एग्जैक्टली उतना ही क्या होगा? क्रेडिट। अगर ये डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है। तो डेबिट क्रेडिट के इक्वल है या नहीं है, इसी को चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। जितने भी डेबिट बैलेंसेस और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस आपको देता है ना, कौन देता है? लेजर। तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को हम उठाते हैं, कहां से उठाते हैं? लेजर अकाउंट से उठाते हैं,
और एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसका प्यारा सा नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लेजर के बैलेंसेस से बनाई जाती है। क्यों? टू चेक वेदर द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज इक्वल और नॉट, इज मेंटेन्ड और नॉट। हम अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जज करने के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। हमने कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं कर दिया, हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी अकाउंटिंग की प्रोसेस में, तो उसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं ये स्टेटमेंट जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आमतौर पर फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले बनाया जाता है, मतलब कि लगभग ईयर एंड पर, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। अगर आपको ईयर स्टार्ट करे हुए 4 महीने हुए हैं और आपको लग रहा है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ शायद हुई हो अकाउंटेंट से, तो आप अकाउंटेंट को कहो चल बेटा ट्रायल बना के दिखा, आज के दिन तक का ट्रायल बना के दिखा, मतलब ट्रायल बैलेंस। तो करना क्या है, जितनी भी जर्नल एंट्रीज आज तक हुई हैं उन सब जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करो। लेजर क्या देगा? बैलेंसेस। कुछ होंगे डेबिट बैलेंसेस, कुछ होंगे क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल सेम है या नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम प्यार से क्या नाम देते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है मेरी जान, आओ अब जरा ध्यान से देखो। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का, ये फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का। जितने भी लेजर्स आपको डेबिट बैलेंस दे रहे हैं उनके नाम लिखो यहां पर, और जितना भी उनका डेबिट बैलेंस है वो यहां पर लिख दो। और जितने भी लेजर्स आपको क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं उनके नाम लिखो, और उनके जितने जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो आप यहां पर लिख दो। एंड देन टोटल, टोटल दोनों का सेम आ जाएगा, टोटल सेम आ जाएगा। अब एक बात बताऊं, कौन कौन से लेजर्स आपको डेबिट बैलेंस देंगे और कौन कौन से लेजर्स आपको क्रेडिट बैलेंस देंगे, ये आपको अभी पता है, हमेशा के लिए आपको पता है ये चीज। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये जितने भी चीजें आपको डेबिट बैलेंसेस दे रही हैं, इन चीजों को जरा ध्यान से देखो क्या है ये। कैश ने मुझे डेबिट बैलेंस दिया, तो क्या है कैश? एसेट है भैया। रेंट क्या है? एक्सपेंस है भैया। राहुल क्या है? डेटर है मेरा, अगेन एसेट। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। बैंक क्या है? एसेट। और ड्राइंग तो ड्राइंग है। अच्छा उस साइड क्या है? उस साइड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मेरी इनकम है। परचेज रिटर्न, ये मेरे एक्सपेंस का कम होना है ना। तो एक बार मैं इसको रेवेन्यू की तरह लिख देता हूं। सेल्स अगेन रेवेन्यू। सुनिधि माय क्रेडिटर, सो लायबिलिटी, एंड देन आई हैव कैपिटल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब पढ़ाई थी शिवम भैया ने, तो बताया था ना कौन कौन सी चीजें हैं जो बढ़ने पर डेबिट होती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो बढ़ने पर क्रेडिट होती हैं। तो जो भी चीजें बढ़ने पर डेबिट होती हैं वो डेबिट बैलेंसेस देती हैं, और जो भी चीजें बढ़ने पर क्रेडिट होती हैं वो क्रेडिट बैलेंस देती हैं हमें। तो डेबिट बैलेंस किस किस चीज का आएगा मुझे पता था ऑलरेडी। एसेट्स, एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? एसेट्स और एक्सपेंसेस आपको हमेशा डेबिट बैलेंस देंगी, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स भी। ये देखो एसेट, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स। एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स, ये आपको हमेशा कौन सा बैलेंस देंगे? डेबिट बैलेंस देंगे। क्लियर हो गई बात? और बेटा आपकी लायबिलिटी, आपके रेवेन्यूज और आपकी कैपिटल, ये आपको हमेशा देती है क्रेडिट बैलेंस। भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? अच्छा एक चीज और समझना कि जरूरी नहीं है कोई लेजर आपको बैलेंस देगा ही देगा। कई बार कोई लेजर खुद ब खुद जीरो भी हो जाता है, सेल्फ बैलेंस भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने ये आपको कैश अकाउंट दिख रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे महीने में आपके पास जो कैश का इनफ्लो हुआ है वो भी 3,10,000 है और जो कैश का आउटफ्लो हुआ है वो भी 3,10,000 हो जाए सपोज, तो क्या मेरे पास कुछ बैलेंस बचेगा इधर लिखने के लिए? तो फिर उस केस में मैं कैश का बैलेंस जीरो भी नहीं लिखूंगा, मैं बस ये वाली लाइन ही मिस हो जाएगी। फिर समझ रहे हो, दोनों तरफ 3,10 आ गया तो वो वाली लाइन ही मिस हो गई, फिर तो उस केस में कैश का बैलेंस जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बताओ जल्दी से, डेबिट बैलेंस कौन कौन सी चीज देती है कमेंट में लिखो, और क्रेडिट बैलेंस कौन कौन सी चीज देती है कमेंट में लिखो, याद हो जाएगा आपको।
वापस आ जाएं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट पे। बताओ अब जल्दी से, डेबिट बैलेंस कौन कौन सी चीजें देती है? एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स। क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से लेजर्स देते हैं? लायबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड कैपिटल। मैं यहां पर दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए, आपसे बहुत प्यार करता हूं मैं, एक बार फिर से लिख दूंगा। आपकी जो भी एसेट है, ऑफ कोर्स एसेट्स के नाम आएंगे फिर, तो आपकी जो भी एसेट्स हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आपकी ड्रॉइंग्स हैं, वो आपको देती है हमेशा डेबिट बैलेंस। और आपकी जो लायबिलिटीज हैं, जो आपके रेवेन्यूज हैं, इनकम्स हैं, और जो आपकी कैपिटल है, वो आपको देती है हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस के नाम लिखकर उनका अमाउंट आपको यहां पर लिख देना है, जो भी अमाउंट है, और डेबिट बैलेंसेस जो हैं उनका अमाउंट आपको यहां पर लिख देना है डेबिट के कॉलम में। एंड ऑफ कोर्स ये जो बैलेंसेस आप ला रहे हो वो कहां से ला रहे हो? यहां से, लेजर से। इसलिए यहां पर भी लेजर फोलियो का कॉलम आता है और यहां पर हेड्स आ जाते हैं, यानी अकाउंट्स के नाम आ जाते हैं, लेजर्स के नाम आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद टोटल में हमारा जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है वो खुद ब खुद सेम हो जाती है, खुद ब खुद मैच हो जाती है। अगर हमने रिकॉर्डिंग की प्रोसेस में या क्लासिफाइंग की प्रोसेस में कोई गलती नहीं की है तो, गलती की होगी तो भैया ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, उस केस में फिर डेबिट और क्रेडिट साइड्स मैच नहीं होगी। सर फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करते हैं कि सपोज यहां पर टोटल आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट का टोटल आ रहा है सिर्फ 90,000, तो फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करते हैं, 10,000 रुपए खुद ही डाल देते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं सस्पेंस अकाउंट। जी हां, सही सुना आपने, उसको हम नाम दे देते हैं सस्पेंस अकाउंट। सपोज आपकी आपकी कोई भी साइड बड़ी आ गई है ना, सेम नहीं आई दोनों साइड्स, तो है तो देखो ये गलत ही, आपने कहीं ना कहीं मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी उस कंपनी की ठीक नहीं है। बट जो भी साइड बड़ी आई उसको ले लो, उसको लिख लो, और जहां कमी पड़ रही है वहां अपने हाथ से जाके अमाउंट डाल दो और नाम क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। बस सस्पेंस अकाउंट के बारे में और नहीं सोचना, क्योंकि मैं सुचवाऊंगा, मतलब कि मैं बाद में इसको रिलेट करवाऊंगा जब रेक्टिफिकेशन वाला एक चैप्टर आएगा वो पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सस्पेंस अकाउंट का यही रूल होता है कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से खुद ही मैच कराते हैं ट्रायल बैलेंस को अपने हाथ से, कि भाई तू ले ऐश कर। समझ में आ गई बात? सो हमारा जो क्वेश्चन था उसके सारे बैलेंसेस हमारे पास हैं, तो क्या हम हमारे क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बना के देख सकते हैं एक बार? 1 मिनट लगेगा, फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार, है ना। सबसे ऊपर हमें लिख देना है ट्रायल बैलेंस, और मैं ये बना रहा हूं 30th अप्रैल को, है ना, एज ऑन द डेट ऑफ 30th अप्रैल। तो मैं नीचे लिख दूंगा यहां पर एज ऑन 30th अप्रैल से 2025, मान लो 2025, ठीक है बेटा। यहां पर मेरा क्रेडिट का अमाउंट आने वाला है, यहां पर मेरा डेबिट का अमाउंट आने वाला है। लेजर फोलियो का कॉलम बना के छोड़ देता हूं मैं, यूज तो देखो कुछ है नहीं उसका। और यहां पर मेरे अकाउंट्स के हेड्स आने वाले हैं, यानी नाम आने वाले हैं, सो हेड्स ऑफ अकाउंट्स, दैट्स इट। क्लियर हो गई जी बात? ये मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बन गया। तो ट्रायल बैलेंस तब तक नहीं बन पाएगा जब तक आपने जर्नल से लेजर ना बना लिया हो और लेजर को बंद ना कर दिया हो, यानी लेजर की बैलेंसिंग और लेजर का क्लोजर ना कर दिया हो। लेजर क्लोज करोगे तभी तो बैलेंस करोगे ना, और बैलेंस जो फाइनल बैलेंस आएगा उसको उठा उठा के यहां पर फेंकना, तभी बनेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले मैंने जो लेजर बनाया था वो था कैश, कैश का अकाउंट। कैश ने मुझे कितना बैलेंस बताया था? 2,38,000। कैसा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। सो 2,38,000 रुपीज। इसके बाद मेरे पास था रेंट, रेंट ने भी मुझे डेबिट बैलेंस दिया था 10,000 रुपए का। यहां पर मैं लिख देता हूं रेंट। और जरूरी नहीं है कि पहले आप सारे डेबिट बैलेंसेस को ही लिखोगे और बाद में क्रेडिट बैलेंस, ऐसा नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। ठीक है, मेरा मन कर रहा है मैं कैपिटल लिखूंगा। कैपिटल का क्या बैलेंस था? 3 लाख रुपए, तो ये क्रेडिट में लिखूंगा बिकॉज इट वॉज अ क्रेडिट बैलेंस।
इसके बाद अब मेरा मन कर रहा है परचेजेस लिखूंगा मैं 1,00,000 रुपए, तो यहां पर नाम आ जाएगा परचेजेस। परचेजेस 1,00,000 रुपए डेबिट बैलेंस था ये। देन वी हैव बैंक बैलेंस 50,500, ये हो गया जी आपका बैंक बैलेंस 50,500 रुपए, ये भी डेबिट बैलेंस था। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड और परचेज रिटर्न 500 और 30,000। 500 रुपए है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये है हमारा परचेजेस रिटर्न। अच्छा, परचेजेस रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। परचेजेस रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। ओके, उसके बाद ड्राइंग है, राहुल है 50 और 12, राहुल एंड ड्राइंग्स। राहुल का डेबिट बैलेंस है 50,000 रुपए का, और ड्राइंग का भी डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपए का। ठीक है, अब क्या बचा? कैश, रेंट, राहुल, परचेज, बैंक, ड्राइंग। कैश, रेंट, राहुल, परचेज, बैंक, ड्राइंग, ये तो हो गया। इधर दो बचे हैं, सेल्स और सुनिधि। जी, सेल्स और सुनिधि, तो यहां पर लिख देते हैं सेल्स एंड सुनिधि। सेल्स का अमाउंट है 60 और सुनिधि का 70, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कोर्स। बस बेटा, अब इसको आपने टोटल कर देना है, टोटल वही डबल टोटलिंग वाला। थोड़ा सा ऊपर जाना भाई, चलो ठीक है। कितना टोटल आ रहा था? पहले ही कर लिया था हमने, 460,500। लेजर करा दिया, ट्रायल बैलेंस करा दिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहां पर अगर मैंने कोई गलती कर दी होती जिसकी वजह से, अब वो गलती मुझे ध्यान तो आई नहीं, जर्नल बना दिया मैंने, लेजर वेजर बना दिया, मैं आगे बढ़ गया जिंदगी में। मैंने कहा चलो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस जब बनाने बैठा तो ट्रायल बैलेंस सपोज मैच ही नहीं हुआ, तो उस वक्त तो मुझे वो गलती याद नहीं आएगी कि मेरे से क्या गलती हुई है। उसका रेक्टिफिकेशन मैं अलग से करूंगा किसी दिन, बट फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त के लिए मैं ट्रायल बैलेंस को खुद ही मैच करा दूंगा। सपोज अगर इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। रियल लाइफ में ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं होता, अगर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,60,500, बट क्रेडिट साइड का सिर्फ 4,60,000 ही आ रहा है, तो 500 रुपए आप खुद ही डाल दो नीचे, और उसको नाम क्या दोगे जल्दी बताओ? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हो गई बात? उसको नाम दे देंगे हम सस्पेंस अकाउंट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसे ही आप बनाओ, ट्रायल बैलेंस एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो। यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस इक्वल हैं। बाकी फॉर्मेट थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। कैसा? ऐसा, ये फॉर्मेट भी हो सकता है कि भैया डेबिट बैलेंसेस इधर लिख दिए सारे, और सारे के सारे क्रेडिट बैलेंसेस इधर लिख दिए, तो क्या फर्क पड़ता है ना? पर ये तो क्वेश्चन है, ये तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। देखना जरा इस क्वेश्चन में क्या है। पानी पी लूं मैं, तब तक प्यास लग रही है यार। मेरी कंपनी है ये। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ शिवम ट्रेडर्स। ओहो, क्या बात है। ये एक ट्रायल बैलेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसमें कुछ डेबिट बैलेंसेस है यहां पर, और यहां पर कुछ क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। ठीक है। अच्छा, और जो डेबिट बैलेंसेस हैं उनका टोटल आ रहा है 2,45,800, और तो और जो क्रेडिट बैलेंसेस है उनका टोटल भी तो सेम ही आ रहा है 2,45,800। तो ये बना पड़ा है ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अच्छा, लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कॉमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। वी आर रिक्वायर्ड टू कॉमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो क्या लगता है, ये ट्रायल बैलेंस करेक्ट है कि नहीं है? ओके। आगे लिखा है इफ दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट ड्रॉ द करेक्ट वन। अगर ये ट्रायल बैलेंस आपको लगता है करेक्ट नहीं है, तो फिर करेक्ट वाला बनाना भी है। ठीक है, आओ जरा देखो कैसे बनेगा हमारा करेक्ट वाला ट्रायल बैलेंस।
पहले देखो जरा, इसमें दिमाग मारो 1 मिनट। सर, ट्रायल बैलेंस के करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अगर डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस मैच हो गए तो मतलब ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें कुछ गलतियां नजर आएंगी अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो। आपको भैया ने क्या सिखाया था कि डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या आना चाहिए? एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स, यही बताया था मैंने। क्रेडिट बैलेंसेस में क्या क्या आना चाहिए? लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और कैपिटल, यही बताया था। बट यहां पर आप देखिए जरा ध्यान से, ये क्रेडिटर यहां क्या कर रहा है? क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होती है, तो डेबिट बैलेंस में क्या कर रहा है ये बदतमीज? प्रॉब्लम। ऐसी रिटर्न आउटवर्ड्स, मतलब परचेज रिटर्न का नाम होता है ना, रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज रिटर्न का नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। और परचेजेस अकाउंट हमें डेबिट बैलेंस देता है हमेशा, और परचेज रिटर्न अकाउंट हमें कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट बैलेंस। यहां क्या कर रहा है फिर? ये भी प्रॉब्लम है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो ये यहां क्या कर रहा है भाई? डिस्काउंट अलाउड होता तो खर्चा होता, वो यहां ठीक होता, बट डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम है हमारी, तो ये इनकम यहां क्या कर रही है? गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो यहां आती नहीं है, इधर आती है, गलत है। समझ रहे हैं आप? और कोई गलती है क्या? परचेज ठीक है, कैश ठीक है, बैड डेट खर्चा है, नुकसान है, ठीक है। कैपिटल, फिक्सचर्स, अरे भैया फिक्सचर तो फर्नीचर के साथ होता है, एसेट होती है हमारी, तो ये यहां क्या कर रहा है? ये तो गलत हो गया। सेल ठीक है। डेटर यहां क्या कर रहा है? हो, डेटर तो एसेट है, यानी यहां नहीं होना चाहिए डेटर को, गलत है। तो ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं है, ट्रायल बैलेंस गलत है। और अगर गलत है तो हमें सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाना है। सर कौन से वाले फॉर्मेट के साथ बनाएं? इसी वाले फॉर्मेट के साथ बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वाले फॉर्मेट के साथ बना लो आप, फटाफट बन जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे क्रेडिट बैलेंसेस वा, और इधर आ जाएंगे हमारे डेबिट बैलेंसेस। ऊपर नाम आ जाएगा स्टेटमेंट का, ट्रायल बैलेंस। अब हम सही सही तरीके से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, है ना। कुछ पोर्शन तो देखो वहां भी सही था, तो उसको तो वैसे ही कॉपी कर लो एज इट इज, है ना। चलो, बिल्डिंग मशीनरी, बैड डेट्स और कैश लिख देते हैं सबसे पहले। बिल्डिंग मशीनरी, बैड डेट्स और कैश, और मुझे याद है डेटर्स भी था जो उधर बैठा हुआ था, और फिक्सचर्स भी था जो गलती से उधर बैठा हुआ था। ठीक है, अच्छा जी। और परचेजेस, परचेजेस हमें लिख देना है डेबिट साइड पे। बिल्डिंग मशीनरी का अमाउंट है 60 और 17। बैड डेट्स और कैश 2800 और 400। डेटर्स हैं 60,000 और फिक्सचर है 5600, 5600। परचेजेस हैं 1,00,000 रुपए। ठीक है, अच्छा जी। क्रेडिट साइड पे क्या था? कैपिटल, और आपका ये रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पे जाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट साइड पे जाना है। कैपिटल, रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटर्स। देन वी हैव सेल्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 2600 है, सेल है 1,04,000।
क्रेडिटर्स 50,000, डिस्काउंट रिसीव्ड जो यहां आ गया था 3,000 रुपए। पढ़ रहे हो ना, बोर तो नहीं हो रहे? चलो, कैपिटल 73,600, कैपिटल है हमारी 73,600, बैंक ओडी है 10 और क्रेडिटर है 50। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा ही नहीं मैंने अब तक, वाह। बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000, क्या बचा? रिटर्न आउटवर्ड्स 2600। ठीक है, फेयर इनफ। चलो भाई, लेजर्स गिन ले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब अगर ये डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस सेम हो जाएं तो मेरे सर की टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। सही वाला ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया, एक तरफ हमने लिख दिया डेबिट बैलेंसेस और एक तरफ हमने लिख दिए क्रेडिट बैलेंसेस। अब इनका बैलेंस अगर मैच हो जाता है तो मतलब हम ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 60, 17, 2800, 400, 60,000, 5600 और 1,00,000, 245,800 आए। ये तो पहले भी आ रहा था, ये तो गलत वाले ट्रायल बैलेंस में भी आ रहा था, तो क्या करूं? अरे एक बार क्रेडिट साइड का करके तो देखूं। क्रेडिट साइड का कर लेता हूं। 73,600, 2,600, 3,000, 50,000, 1,04,000, 2,600 एंड 10,000, 245,800। तो पहले जो हमारा जहरीला ट्रायल बैलेंस था उसमें भी दोनों साइड्स का टोटल 2,45,800 था, बट वो गलत था क्योंकि उसमें कुछ 2-4 डेबिट बैलेंसेस जो थे वो क्रेडिट साइड लिख दिए गए थे और जो क्रेडिट बैलेंसेस थे वो डेबिट साइड लिख दिए गए थे। बट अब जो आपने ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट किया है नए सिरे से, इट इज अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। क्लियर हो गई बात? सो अभी थैंक यू नहीं करेंगे, थैंक यू नहीं करेंगे भाई, गोल पे जाते हैं वापस से। गोल क्या था हमारा? ये रहा हमारा आज का गोल। चेक करो आज के गोल में से हमने क्या क्या बातें अचीव कर ली हैं। गोल पूरी तरह से अचीव तो देखो अभी नहीं हुआ है ना। लेजर पोस्टिंग हो गई, हाँ जी हो गई। बैलेंसिंग सिखा दी, सिखा दी। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना सिखा दिया, सिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक की कथा रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक की कथा। ठीक है, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, ऐसी क्लोजिंग स्टॉक की भी कथा होती है। आओ जरा सुनो अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और इसकी क्या कथा है। देखो बेटा, ईयर एंड जब आ जाता है, जब साल खत्म हो जाता है, तो आप अपने स्टॉक को गिनते हो, क्योंकि जो बिकना था वो तो बिक गया सेल्स अकाउंट के थ्रू, है ना, सेल्स अकाउंट के जरिए जो बिकना था वो बिक गया, जो खरीदना था वो खरीद लिया, परचेजेस अकाउंट में बैठा हुआ है ना खरीदा हुआ स्टॉक। बिका हुआ स्टॉक कहां बैठा है? सेल्स अकाउंट में। और जो स्टॉक खरीदा पर नहीं बिका उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक आपने खरीदा पर अभी बिका नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। जब आपने स्टॉक खरीदा था तो आपने कौन से अकाउंट में उसको डाला था? परचेजेस अकाउंट। ठीक है, जब आपने स्टॉक बेचा तो आपने उसको कौन से अकाउंट में डाला? सेल्स अकाउंट। क्लियर? अब 2 मिनट के लिए मैं मान के चलता हूं कि चलो हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, ठीक है, हम प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, जितने का खरीदते हैं उतने में बेच देते हैं। 2 मिनट के लिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब भैया अगर आपने परचेज करा माल 80,000 रुपए का पूरे साल में, और प्रॉफिट कमाना नहीं होता हमें, ठीक है, प्रॉफिट को गोली मारो। 80,000 रुपए का माल आपने खरीदा पूरे साल में, लेकिन सेल हुई सिर्फ 70,000 रुपए की। ठीक है, पूरे साल में आपने कितने रुपए का माल खरीदा? 80,000 रुपए का। सेल कितनी हुई? 70,000 रुपए की। यानी 10,000 रुपए का माल अभी ऐसा है, 10,000 रुपए का माल अभी ऐसा है
जो परचेजेस में शामिल है पर बिका नहीं है। तो ईयर एंड पर हम क्या करते हैं, अपने गोडाउन में जाते हैं और फिजिकली हम काउंट करते हैं कि हमारे पास माल कितना बचा है अभी, और उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब चूंकि क्लोजिंग स्टॉक आप ईयर एंड पर वैल्यूएशन करते हो क्लोजिंग स्टॉक का, और ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2025 मान लो, 26 मान लो, 27 मान लो, कुछ भी मान लो, फाइनेंशियल ईयर जिस दिन एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, मैंने उस दिन क्लोजिंग स्टॉक को गिना। अब जब क्लोजिंग स्टॉक को गिना ही आपने पहली बार है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का कोई अकाउंट आपने आज तक ओपन नहीं करा ना, क्या पूरे साल अब तक जितना भी आपने पढ़ा 11th में, क्या आपने स्टॉक का अकाउंट कभी सुना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट? नहीं, क्योंकि स्टॉक का अकाउंट हम पूरे साल ओपन ही नहीं करते एक्चुअली। तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि पता ही हमें साल के एंड पे चलता है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं है, कोई उसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई है आज तक। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री होती साल के एंड पे है पहली बार, और उसका लेजर पहली बार साल के एंड वाले दिन ही ओपन होता है। तो इसलिए अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करे बगैर, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करे बगैर अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर आप कभी भी ट्रायल बैलेंस बनाओगे ईयर एंड पर, तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एक फुट नोट की तरह, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह नीचे कहीं गिवन होता है एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि भैया वी हैव अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज से 5,000 रुपीज या 50,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड, ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है। क्लियर हो गई बात? दोबारा से बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा गिवन होगा आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। वैसे तो ये क्लोजिंग स्टॉक पे जितनी भी चर्चाएं हैं वो ट्रायल बैलेंस चैप्टर के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कई स्कूल टीचर्स क्लोजिंग स्टॉक के पंगे लेते ही नहीं है अभी ट्रायल बैलेंस चैप्टर कराते वक्त। वो साल के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, वहां हमारे लिए काम की चीज होती है क्लोजिंग स्टॉक। बट कई जगह आता भी है, तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है आपको इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है हमें इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। वो सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूं। बेटा एक टर्म होता है एडजस्टेड परचेजेस। बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है आपके पास जो साल के शुरुआत में स्टॉक था, यानी ओपनिंग स्टॉक, आपने वो ले लिया, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस साल का, वो अगले साल स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है ना। ये धीरे धीरे बहुत बार पढ़ोगे आप। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है आपने ओपनिंग स्टॉक ले लिया, जो पिछले साल का बचा हुआ माल इस साल के स्टार्टिंग में अप्रैल में आपके पास था, वो आपने ले लिया, प्लस आपने परचेजेस ले ली, और वो भी नेट, यानी परचेजेस में से अगर कोई परचेज रिटर्न रहा 2-3 हजार रुपए का, तो वो आपने माइनस कर दिया, नेट परचेजेस आपने ले ली। तो ये टोटल खरीदा हुआ माल हो गया कि नहीं हो गया? ओपनिंग स्टॉक जो तैयार माल हमारे पास पड़ा हुआ था पिछले साल वाला, और प्लस आपने और भी माल खरीद लिया, और इसमें से आपने जो साल के एंड में माल बचा उसको आपने माइनस कर दिया। तो अब जो एक्स अमाउंट आएगा उसको आप बोलोगे एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। तो बेटा एडजस्टेड परचेजेस में से क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को आपने हटा दिया है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक को एज एन एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब भी एडजस्टेड परचेजेस आपको गिवन होंगी, परचेजेस नहीं, एडजस्टेड परचेजेस गिवन होंगी, उस केस में फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। व्हेन इट इज एडजस्टेड थ्रू परचेजेस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक दो सिनेरियोज और भी हैं जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, बट वो अभी आपके काम की चीज नहीं है, वो फाइनल अकाउंट्स के वक्त आप पढ़ोगे, चैप्टर 18-19 में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में दो बातें हैं भैया। क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो गिवन होता है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज उसकी आज तक कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, वो तो गिनते ही हम साल के एंड वाले दिन है। बट एक सिचुएशन ऐसी भी है जब क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो सकता है, और उस सिचुएशन में घबराना नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा, बिकॉज
उसको आपने परचेजेस में से एडजस्ट कर लिया होगा। तो उस केस में क्या होगा कि परचेजेस का टर्म नहीं गिवन होगा, आपको गिवन होगा एडजस्टेड परचेजेस। तो जब भी एडजस्टेड परचेजेस आपको गिवन होंगी तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडेड है, और चूंकि एक्सक्लूडेड है तो उसको इंक्लूड करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी एडजस्टेड परचेजेस गिवन होंगी तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक को आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, ये थी क्लोजिंग स्टॉक की कथा। आज के जो हमारे गोल्स थे, हमने उन गोल्स में से आई थिंक चारों चीजें हमने अचीव कर ली हैं। लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक की कथा। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। आज के सेशन से अब हम लेंगे अलविदा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच इस लेक्चर में एंड तक बने रहने के लिए। इस लेक्चर में जितनी भी बातें मैंने समझाई हैं, लिखवाई हैं, वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारी पीडब्ल्यू की ऐप पर मिल जाएगी। पीडब्ल्यू की जो हमारी ऐप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर द सेक ऑफ दीज नोट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।